मैं हूँ डॉक्टर खलील। प्राइम पॉडकास्ट के साथ आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग पर और फिर फुल रिज़र्व बैंकिंग या 100% रिज़र्व बैंकिंग पर। और हमारे जो ख़ास मेहमान हैं आज वो कानित खलीलुल्लाह हैं, अकाउंटेंट हैं। इकनॉमिक्स के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है, उन पर बहुत ज़्यादा नज़र है उनकी। और दूसरे हमारे साथ जो पैनल में शामिल हैं वो हैं डॉक्टर अली सलमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्राइम इंस्टीट्यूट के। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा ये बिल्कुल ओपन कन्वर्सेशन है। हम कोई कमिट करके कि ये बात सही है, ये बात गलत है, मतलब जैसे कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की बात है तो हमने कोई तय नहीं किया कि भाई ये सही है या गलत है। इसी तरह जो फुल रिजर्व बैंकिंग या 100% रिजर्व बैंकिंग की बात है उसमें भी हमने ये तय नहीं किया हुआ कि भाई ये गलत है, ये सही है। दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, जो दोनों तरह की समझे बैंकिंग है, हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। एक तरह से ये ओपन डिबेट होगी। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कानित खलीलुल्लाह साहब से कि वो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दो। जी कानित साहब। जी मेरा नाम कानित खलीलुल्लाह है और मैंने फर्गसन कराची से 1997 में सीए किया था। और उसके बाद वहाँ पे मैं एश्योरेंस और उनके ऑडिट डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो टैक्सेशन कंसल्टिंग करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने कोई 10 साल यूनिलीवर में और फिर तकरीबन 12-14 साल PTCL यूफोन में फाइनेंस के हेड के तौर पे गुजारे हैं। ठीक। तो बकिया ये कि बहुत ज़्यादा मुझे यानी अकाउंटिंग का तो फाइनेंस का तो हमेशा से ही ज़्यादा प्रोफेशन ही है, लेकिन पिछले 4-5 साल से मैं बहुत ज़्यादा इकनॉमिक मैटर्स के ऊपर, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर लिखता भी रहा हूँ और उस पर गौर भी कर रहा हूँ और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका सलूशन भी देख रहा हूँ। ठीक। अच्छा, तो कानित साहब हम आते हैं चलिए मौजू की तरफ अपनी। सबसे पहले तो हम भी, बल्कि सलमान साहब भी और मैं भी, हम ये समझना चाहेंगे कि जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जिसे कहा जाता है वो है क्या चीज़। खलील साहब अगर माजरत से जी थोड़ा सा, अगर इससे पहले मैं चूँकि आपने एक कैरियर पूरा गुजारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर और अब एक ख़ास मौजू है बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग से मुतल्लिक है, तो एक आपकी हर एक हम जब रिसर्च करते हैं तो एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन होती है। तो यानी अगर हम टेक्निकल इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन क्या थी इस बड़े अहम मौजू के ऊपर रिसर्च करने। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान का जो है जो ज़्यादा मसाइल हैं वो टेक्निकल ज़्यादा मसाइल हैं, यानी कि हमारी पॉलिसीज़ गलत हैं। ये नहीं है कि ये वसाइल की कमी है या कोई मतलब इनहेरेंट प्रॉब्लम है हमारे साथ, बल्कि ये पॉलिसीज़ का इशू है। और मेरा ये शुरू से ख्याल था कि जो हमारा यानी जो मेरी जो मोटिवेशन थी वो तो यही थी कि हम इस्लाम ने जो 2 बेसिक रूल दिए हैं इकनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, एक ये कि जी आप ज़कात का निज़ाम नाफिज करें कंपलसरी, उसमें अमीर से गरीब को एक तयशुदा हिस्सा पैदावार का और वेल्थ का जो है वो हर साल जाए, जिससे उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो। दूसरा जो रूल है वो ये कि एक्सप्लॉयटेशन और इंटरेस्ट का ख़ात्मा हो। अच्छा, तो इस पर मैं ज़्यादा गौर करता रहा था। मेरा ये ख्याल था कि हमें जदीद हालात के अंदर इन चीज़ों को बयान करना चाहिए। सल्यूशन है हमारे पास, अगर ये 2 बेसिक चीज़ें हम करें तो हम पाकिस्तान के जो मौजूदा ऐसे मसाइल हैं जो इतने गंभीर हैं, जिस पे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये हल नहीं हो सकते, इतने डेट टर्म में फंस गए हैं हम, तो मेरा ये व्यू था कि जी हम हल कर सकते हैं। तो उसके हवाले से मैं दोनों चीज़ों पे काम करता रहा हूँ और पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा जो है वो ये, क्योंकि इस वक्त हम पाकिस्तान तकरीबन अपना 60% हिस्सा जो बजट का है वो उसमें इंटरेस्ट में दे रहा है, और उसके बाद सूबों को देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद फर्स्ट गवर्नमेंट के बाद कुछ भी नहीं बचता। तो फिर मुझे ये लगा कि हम एक ऐसे डेट टर्म में फंस गए हैं और इसमें हमें सलूशन चाहिए। अगर हम ये सलूशन नहीं करेंगे तो हम मतलब इस प्रॉब्लम का हिस्सा ही रहेंगे। तो मुझे लगता था कि हम जो बता रहे हैं सलूशन, उसमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रास्ता, एक खुशहाल मुस्तक़बिल मौजूद है। मतलब जो मेन मोटिवेशन आपकी थी वो कि डेट ट्रैप में जो हम फंसे हुए हैं तो उस पर कैसे बाहर निकला जाए, उसको हल कैसे किया। पाकिस्तान का अगर हम इस वक्त देखें तो मईशत का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रुकावट जो आगे बढ़ने में बनी हुई है तो वो यही है, डेट ट्रैप है या डेट है। डेट का वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है, सीधी सी बात है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की तरफ। तो हमें थोड़ा सा आप इस तस्वुर को मतलब जितने भी हो सकता है मतलब खोल के इसको, ताकि इस पर हम आगे बात कर सकेंगे। असल में ये हमें समझना चाहिए कि 2 किस्म की इस वक्त दुनिया में ना, यानी पाकिस्तान में या दुनिया भर में 2 किस्म की मनी की अक़साम है। ये यानी जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, मैं इस वक्त बिटकॉइन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो रही हैं। एक बैंक नोट्स हैं जो कि सेंट्रल बैंक जो है वो प्रिंट करता है, जिससे आप सॉवरन मनी कहते हैं। और दूसरी मनी होती है बैंक डिपॉजिट्स, जो बैंक की मनी होती है
और बैंक जो है वो अपनी मनी को जो दो सूरतों में रखता है, यानी अगर हम जो डिपॉजिट उनके पास जमा कराते हैं तो तकरीबन वो कुछ 4-5% जो है वो उसका जितना रिजर्व रेशो 4-5% वो कैश की सूरत में रखते हैं कि जब आप जाए एटीएम में और आपको कैश मिल जाए, और कुछ वो इतना ही पोर्शन तकरीबन स्टेट बैंक के अकाउंट्स में रखते हैं ताकि उससे इंटरबैंक सेटलमेंट हो सके। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में आपको ये अलाउ करती है कि स्टेट या जो भी आपके सेंट्रल बैंक है वो आपको ये अलाउ करते हैं कि जो जितने डिपॉजिट्स हैं उसका एक बहुत ही यानी मामूली हिस्सा, पाकिस्तान में वो 6% रिजर्व रेशो है, दुनिया में और भी कहाँ है, अमेरिका वगैरह के अंदर अभी इस वक्त रिजर्व रेशो रहा ही नहीं है, तो सिर्फ उतना पैसा अपने पास रखें और बकिया आगे कर्जे में दे दें। अच्छा, तो बैंक असल में दो काम मेजर कर रहे होते हैं, जो वो दो बैंकों के दो काम है। एक तो ये कि वो सेफ्टी के तौर पे पैसे को रखते हैं हमारे, और ट्रांजैक्शन मोटिव होता है उसका कि जब आप चाहें उससे आप ट्रांजैक्शन कर लें, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे से। तो ये दोनों काम जो है वो इनहेरेंटली आपस में कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो हमने पैसा बैंक में रखवाया है वो बैंक में हर वक्त मौजूद है और क्या कहते हैं वो सेफ़ है बिल्कुल, उसमें कोई यानी उसमें कोई, जबकि बैंक क्या करते हैं उसको एक तो ये उसको आगे कर्जे में देते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर, 1-2 साल पे, और फिर होता ये कि वो अपने पास बहुत महदूद सा कैश रखते हैं। यानी जो मैंने बताया रिजर्व रेशो 5% है, तो वो पाकिस्तान में 5 है, पाकिस्तान में 6% है, 6% है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आसान सी मिसाल दूँ कि मैंने बैंक में जाके अगर 1000 रुपये रखवाएं तो बैंक उसमें से 60 रुपये रखेगा अपने पास और वो 940 किसी और को लोन दे देगा। तो उस वक्त में क्या होगा कि मेरे पास भी वो 1000 रुपये नज़र आ रहे हैं और मैं उससे भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, जिसको उसने बैंक ने लोन दिया उसके पास भी क्रेडिट भी क्रिएट हुआ और उसका डिपॉजिट भी क्रिएट कर दिया, तो 940 उसको भी नज़र आ रहे हैं और वो भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो मनी एक्सपेंड हो गई जिससे ट्रांजेक्शन हो सकती है, और वो 940 जाहिर है कि बैंकिंग में दोबारा डिपॉजिट में जाएंगे, उसमें फिर यही रेशो अप्लाई होगा और इस तरह मनी एक्सपेंड होती जाएगी। तो एक जो बात है मनी मल्टीप्लायर की, कि अगर 5% रिजर्व रेशो है और आपने अगर 1 लाख रुपये का डिपॉजिट है तो बैंक उससे आप 5 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन जो है वो 2 मिलियन की मनी क्रिएट कर सकते हैं। जो मनी जो ये एक अकाउंटिंग एवरेज है, जाहिर है ये सॉवरेन मनी नहीं है, सॉवरेन मनी उसके इनके पीछे 5% ही पड़ी हुई है जी, जैसे उन्होंने मनी को एक्सपेंड कर दिया। और बैंकों के अंदर फिर ये होता है कि ज़ाहिर है वो जब वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो वो रिस्की बिजनेस में भी लगाते हैं और वो उसको लॉन्ग टर्म में भी लगाते हैं। तो ज़रूरी फिर ये नहीं होता कि अगर 5-10% ज़्यादा लोग आ जाए तो बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और हमने रिसेंटली अमेरिका के अंदर ये देखा कि कई बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए, क्योंकि जैसे ही अगर ज़्यादा लोग आ जाए मांगने के लिए तो वो मतलब वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बैंक के लिए। तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जो है वो मेरा तो इसमें व्यू है कि यानी जो लोग समझ रहे होते हैं कि बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है, बैंक सिर्फ जो है वो लैंड इस तरह वो नहीं है। और तो इसको मतलब मैंने यानी एक लिहाज से ये भी जो लोग इससे मुखालिफ हैं वो ये भी कहते हैं कि शायद ये थोड़ी सी इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी है। पुराने ज़माने में जो सोना रखते थे लोग तो वो ये करते थे, शुरू ऐसे हुआ कि 16वीं-17वीं सदी में लोग जो है वो सोना उनके पास होता था गोल्ड स्मिथ के पास, और उनके पास अगर 10 तोला सोना है तो उनको लगा कि हम 10 तोले से ज़्यादा रसीदें इशू करते थे जो नोट के तौर पे यूज़ होती। तो वो उनको ही लगा कि भाई लोग सोना लेने तो नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये 10 तोले की जगह हम 20 तोले की रसीदें इशू कर देंगे तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये जो है वो उससे मामला शुरू हुआ। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता था, उस वक्त ये समझा जाता था कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है और ये चीज़ होती गई, उससे इकनॉमी ऊपर नीचे जाती थी। तो 18वीं सदी में ये जो हुआ ये कि सबसे पहले इंग्लैंड ने प्राइवेट बैंकों को मना कर दिया कि भाई आप नोट नहीं इशू करेंगे और हम नोट इशू करेंगे, सारे प्राइवेट बैंक के नोट खत्म हो गए इकोनॉमी। क्योंकि जब होता है कि जब हम नोट इशू करते हैं उससे परचेजिंग पावर बढ़ती है, उससे इन्फ्लेशन होती है और फिर एक थोड़ा बूम के साइकिल में हम जाते हैं और अल्टीमेटली फिर रिसेशन की तरह बढ़ते हैं। जो बिजनेस साइकिल थ्योरी है उसमें यही है कि आप ऊपर नीचे बैंक की मनी ऊपर नीचे होने की वजह से हो रहा है। सो 18वीं सदी में ये हुआ कि इंग्लैंड ने सबसे पहले मना किया करेंसी नोट के प्राइवेट बैंक नहीं इशू करेंगे, सेंट्रल बैंक करेगा, और उसको देखा देखी सारा तकरीबन यूरोप और अमेरिका में यही हो गया। लेकिन उस ज़माने में सिर्फ यानी प्रिंटेड करेंसी थी, तो इफेक्टिवली उन्होंने करेंसी के कंट्रोल को इसी हद तक रोक दिया। लेकिन गुज़श्ता 2 सदियों में आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है कि वो जो हार्ड करेंसी है, जो सॉवरेन करेंसी या जैसे आप स्टेट बैंक करेंसी कहेंगे, वो बहुत थोड़ी रह गई है और दुनिया में 97% जो है वो बैंक करेंसी है जो अकाउंटिंग नंबर्स है। ठीक है, तो इफेक्टिवली अब ये हो रहा है कि इसको क्या नाम देंगे हम जो बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं जो बन, इसको आसान अल्फाज में तो देखें आप बैंक मनी कहेंगे, जिसके पीछे बड़ी महदूद जो है वो सॉवरेन करेंसी है 5% 6%। अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको एक इंश्योरेंस के अमाउंट तो मिल जाएगा, बाकी अपना क्रेडिट डील होंगे।
लेकिन इसको जो आप अकाउंट यानी इकोनॉमिक टर्म में फिड्यूशियरी मीडिया कहते हैं कि आप ये करेंसी नहीं है, फिड्यूशियरी मीडिया है कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो ये फ्रैक्शनल सिस्टम में फिर इस तरह से ये हुआ कि अब जो हम उसमें आ गए हैं, यानी जो हमारी प्रिंट मनी कम होती जा रही है, 3% रह गई है, तो इफेक्टिवली अब प्राइवेट बैंक वही कर रहे हैं कि वो मनी क्रिएट किए जा रहे हैं। और जाहिर है कि उनका प्रॉफिट का मोटिव होता है, तो वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें और उनके लोगों को बोनसेस मिलें, आगे काम उनका बढ़े। और लेकिन जब वो मनी क्रिएट कर रहे हैं तो दुनिया भर में वो मनी प्रोडक्शन जो जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा कर रहे हैं। यानी अगर जीडीपी ग्रोथ इंग्लैंड के अंदर पिछले 50 साल में 2% रही है, तो वो 10% के हिसाब से मनी कर रहे हैं। जब वो मनी एक्सपेंड करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो एक टूल यूज़ कर रही है, वो क्या कर रही है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि लोग लोन ले ही ना और मनी की सप्लाई वो इसी तरह से रोकें। क्योंकि आपको पता है सेंट्रल बैंक के 2 टूल्स हम यूज़ करते हैं वो मनी कंट्रोल के, एक रिजर्व रेशो जिसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, और एक इंटरेस्ट रेट जिसको वो 100% यूज़ कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़ा ब्लंट किस्म का टूल है। जब आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी इकॉनमी जो है ऑफ ट्रैक हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो ये जो है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम एक इस तरह का सिस्टम है कि जिसमें बैंक जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज़ के थ्रू मनी क्रिएट कर रहे हैं, परचेजिंग पावर क्रिएट कर रहे हैं, और उस परचेजिंग पावर के नतीजे के अंदर अगर वो ज़्यादा हो रही है प्रॉफिट मोटिव में, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और वो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दुनिया भर में शायद CPI इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर आप अमेरिका और यूरोप में देखें तो उनकी जो करेंसी क्रिएट हो रही है वो रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल एसेट्स में जा रही है। तो उनके हर मकान के साथ एक डेट लग गया है, और उनके मकानों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब गरीब गुरबा जो आम सैलरी पर्सन तो नहीं खरीद सकता। और साथ साथ उनकी फाइनेंशियल एसेट्स की कीमतें बढ़ी हैं बहुत, क्योंकि जो बैंक जो मनी क्रिएट कर रहे हैं वो ज़्यादा जो मनी जा रही है वो तकरीबन 40% रियल एस्टेट में जा रही है और 40% ही तकरीबन फाइनेंशियल एसेट्स में जा रही है। तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक तरह से फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम का मसला है। अच्छा, एक तो हो गया ना, आपने बताया कि जो गवर्नमेंट मनी क्रिएट करती है जिसे फिएट मनी भी कहते हैं, जो स्टेट बैंक प्रिंट करके जारी करता है और उस पर वो जो नोट पे लिखा होता है हामिल हज़ार को बैंक दौलत पाकिस्तान मुतालबे पर अदा करेगा, मतलब वो एक सॉवरेन गारंटी, मतलब दैट मनी इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट गारंटी आप कह लें फिर ऐसे ना, वो तो हो गई। अच्छा, उसमें भी तो देखें ना, अगर मैं सिर्फ एक सवाल के तौर पे फ़र्ज़ करें स्टेट बैंक है या कोई भी गवर्नमेंट का बैंक है, नेशनल बैंक है, अगर जो नेशनल बैंक भी वो जो उनके रेगुलेशन है स्टेट बैंक के उनके मुताबिक ही चल रहे हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे हम प्राइवेट बैंक का समझते हैं, अगर सारे लोग जो पैसा वहाँ जो डिपॉजिटर्स हैं वो जाकर डिमांड करना शुरू कर दें, तो वो गवर्नमेंट भी तो नहीं दे सकती ना चीज़ों को, जो नोट पे जो लिखी होती है चीज़, जो गारंटी सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। देखिए सर, ये फिएट मनी और वर्ल्ड बैक करेंसी में फ़र्क है ना। जी, वर्ल्ड बैक करेंसी तकरीबन आप समझिए कि 50-60 पिछले यानी 20 करने के पहले से रेफरेंस होता है ना, उसके मुताबिक ही वो कर सकते हैं। फिएट करेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो गोल्ड बैक है। वो फिएट करेंसी का मतलब है कि स्टेट बैक्ड है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, गवर्नमेंट की गारंटी है उसके, गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन की अथॉरिटी है जी, तो वो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो लोगों से टैक्स कर सकती है और उसके अपने एसेट्स भी हैं। तो फिएट करेंसी का मतलब ये कि गवर्नमेंट बैक है, यानी अगर आप 5,000 रुपये जाएंगे तो 5,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी ज़्यादा करेंसी छापेगी किसी जगह पे, अगर जैसे अगर ज़्यादा छपेगी तो उससे इन्फ्लेशन होगा ज़ाहिर है। लेकिन प्राइवेट बैंकों के अंदर ये होता है कि प्राइवेट बैंक अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएँ और उनकी अगर एसेट्स ख़त्म हो जाए तो आपको 5,000 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो भी नहीं मिलेगी। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकी जो करेंसी इशू हो रही है उसमें बिल्कुल ही हो सकता है कि अगर वो करेंसी ज़्यादा छपे, यानी एक तादाद के, अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जी 5% से हमारी GDP पिछले 50 साल से ग्रो कर रही है और हम छापते हैं 10% से करेंसी छापते हैं, सेंट्रल बैंक छाप रहा हो, तो उसमें ज़ाहिर इन्फ्लेशन होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही जाएंगे। यानी प्राइवेट बैंक्स में ये है कि आप अगर एक पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस है, तो अगर आपने बैंक में 50 लाख रुपए रखवाए हुए हैं और बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, खुदा ना खास्ता, तो 5 लाख रुपए तो आपको मिल जाएंगे, वो भी इंश्योरेंस की सूरत में आपको 5-6 महीने में मिलेंगे। और उसके बाद फिर बैंक के एसेट देखे जाएंगे और प्रोपोर्शनली आपको मिलेगा। सेंट्रल बैंक की करेंसी के साथ ये होगा, मैं इस वक्त पेपर करेंसी की बात देखें, अगर सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी भी हो तो उसमें आपकी पूरी मनी करंट परचेजिंग पावर के लिहाज से महफूज है जी। तो ये फ़र्क है मतलब प्राइवेट बैंक और सेंट्रल बैंक की मनी का। लेकिन आपकी बात ये है कि ये जो है कोई कमोडिटी मनी नहीं है। दुनिया में देखें, कमोडिटी मनी कहीं भी नहीं रही है, सब पाकिस्तान के अंदर, इस 35 इंडियन की करेंसी है। और सोना अगर पाकिस्तान में आप टोटल काउंट भी कर लेंगे तो मैं ख्याल 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन का होगा, और वो भी ज़्यादा ख़वातीन के ज़ेवरात में है। तो आप हिस्ट्री की वजह को रिवर्स आप नहीं कर सकते। चलिए, मैं वही सब में आने जा रहा था कि जो गवर्नमेंट भी मनी क्रिएट करती है वो मतलब बैक्ड बाय नथिंग एक्चुअली। देखिए ना, जो नोट पे लिखा गया, जो हकीकत भी है कि अगर गवर्नमेंट के पास लोग चले जाएं तो वो किस कदर में वापस करेंगे।
नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को के मतलब अथॉरिटी से यही है कि टैक्सेशन की अथॉरिटी। बस फ़र्ज़ करें 100 पाकिस्तानियों को 100 स्टेट बैंक के पास चले जाएँ, हमारे 5,000 रुपये की ये कदर 5,000 का नोट ही वापस करें, नहीं दे सकते। बात नहीं मतलब उसमें देखा अभी वही हर मैं हामिद अदा मुतालबे अदा क्या अदा किया जाएगा, कहीं ये आपको ये गवर्नमेंट नहीं किया है, कोई 16 अदा किया जाएगा, ये तो कहीं बात नहीं हो रही ना। वो आपको 5,000 के नोट के बदले 5,000 का नोट ही देंगे। मतलब ये देखें ना, एक ऐसा साइकिल है जो ख़त्म नहीं होगा। बारह अच्छा, दूसरी बारी जो हो गई वो आपने बताया जो बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो बैंक्स किस तरह क्रिएट कर रहे हैं वो आपने वजाहत की कि वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है असल में, और वो ये कि 6% तो जितना उनके पास डिपॉजिट आते हैं 6% तो वो अपने पास रखते हैं, बाकी वो लोन देते जाते हैं, कर्जे देते जाते हैं। वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल 27 यानी कि एक रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक मिनिमम इतना रखना है। कितने पाकिस्तान में 1 से 10 का रेशो होगा, तकरीबन 28 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स होंगे, तो 2.5-3 ट्रिलियन का कैश वैश पड़ा होगा, तो इतना रेशो है। लेकिन ये कि अगर आप 6% रिजर्व पे और मनी ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आप ये समझें कि जब भी बैंक किसी को लोन इशू करता है, कोई प्राइवेट बैंक लोन इशू करता है, वो एक नई मनी होती है। मैं आज भी बैंक में जाऊँ, मैं कहूँ कि भैया जी 1 करोड़ रुपये का लोन चाहिए, ठीक है, और मैं एक साउंड पार्टी हूँ, कोलैटरल बैंक लेके 1 करोड़ रुपये मुझे देता है, तो एक साइड पे वो क्रेडिट बुक करता है और एक साइड पे मेरा डिपॉजिट क्रिएट कर देता है। ये नई मनी है और ये नई परचेजिंग पावर है। तो ये बड़ा अच्छा समझने की बात है कि इस वक्त 97% दुनिया भर में करेंसी प्राइवेट बैंक्स एट द टाइम ऑफ इशूएंस ऑफ लोन इशू कर रहे हैं। ना वही बात हुई कि वो जो अगर फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का उन्होंने लोन किसी को दिया है तो वो 1 करोड़ मौजूद नहीं है उनके पास, ठीक है ना, यही मतलब है उसका। 1 करोड़ रुपए की सॉवरेन करेंसी मौजूद नहीं, हाँ, लेकिन उस 1 करोड़ रुपए से आप सारे वो काम कर सकते हैं कि जो आप कैश से कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के मैं कराची की पेमेंट कैश में नहीं कर सकता, लेकिन मैं बैंक मनी से कर सकता हूँ। तो उसकी वेलोसिटी तकरीबन वही होती है, यानी ऑलमोस्ट वो सारे काम कर रही होती है, मगर वो सॉवरेन करेंसी नहीं होती। सही। तो और उसमें और उस मनी स्टॉक में हर लम्हे चेंज आ रहा है। वो मनी स्टॉक कांस्टेंट नहीं है, वो हर लम्हे जब अच्छे हालात होते हैं, यानी बैंकों को लगता है कि भाई आगे मुस्तकबिल बेहतर है, वो कोशिश करते हैं ज़्यादा लोन इशू करें, उससे मनी एक्सपेंशन होती है। और मनी एक्सपेंशन के नतीजे में फिर सबसे पहले क्या होता है, रियल एस्टेट में जाती है, दुनिया भर में रियल एस्टेट में जा रही है, तो रियल एस्टेट की प्राइसेस होती है। और हमने 2008 में देखा कि अमेरिका के अंदर रियल एस्टेट जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम किए, तो 2008 में किस तरह उनके साथ वो फाइनेंशियल एसेट की प्राइसेस बढ़ती हैं। और फिर एक टाइम आता है कि जिसमें फिर लोगों को लगता है कि अब हम बहुत इंडेटेड हो गए हैं ना, डेट के अंदर ज़्यादा आ गए, तो फिर एक डाउनवर्ड साइकिल शुरू होता है। और वो इतना खतरनाक उसमें ये होता है कि बैंक लोन वापस मांग रहे होते हैं, प्राइवेट इदारों को लोन चाहिए होता है, वहाँ पे रिसेशन में जाना ही जाना है। तो ये जो मुस्तकिल मनी स्टॉक का मुस्तकिल उतार चढ़ाव है, ये फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की सूरत में, क्योंकि बैंक्स प्रॉफिट मोटिव में उनको जितना मौका मिलता है वो अपनी मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोन देने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वो अपना प्रॉफिट कमाए। कंपटीशन है ना, पाकिस्तान में अगर 50 बैंक हैं, सब आपस में कम्पीट कर रहे हैं लोन देने के लिए, और लोन देने के लिए उनके डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं शायद। सेंट्रल बैंक बजाते खुद तो एक निस्बतन एक मॉडर्न क्रिएशन है। जो रिज़र्व बैंक बना वो 1913 में बना, उससे पहले सेंट्रल बैंकिंग का तस्वर भी मौजूद नहीं था उस तरह। लेकिन प्रूडेंशियल रेगुलेशन साथ साथ बन रहे थे बैंकिंग के इन इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसा आपने बताया। तो अब अगर हम ये 2008-9 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा, यानी वो बड़ा एक मेजर एपिसोड है, बड़ा सेटबैक है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। लेकिन अगर आप वैसे हम इन्फ्लेशन को देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर, तो काफ़ी लो रेट रही है इन्फ्लेशन। यानी ये बात दुरुस्त है कि सिस्टम में थियोरेटिकल रिस्क तो मौजूद है, जो बैंक रन हो सकता है, मनी क्रिएशन की वजह से ज़्यादा मनी सप्लाई हो सकती है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप ये देखें इन इकोनॉमीज़ के अंदर ऐसा हुआ नहीं है। कुछ मुल्कों ने, जैसे जिम्बाब्वे की आपने बात की, ख़ुद से एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की, जिसकी वजह से वो हाइपर इन्फ्लेशन के एपिसोड्स डेवलप हुए, लेकिन जनरली हमें ये नज़र नहीं आता। तो इस सिस्टम में बहरहाल कोई एक चेक्स एंड बैलेंसेस तो मौजूद है, जो फ्रैक्शनल रिजर्व ही है, मगर प्रूडेंशियल रेगुलेशन साथ साथ डेवलप हुए हैं। तो इसके मुतालिक आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें जो चेक एंड बैलेंसेस, तो मैंने बताया ना, 2 टूल्स हैं। इस वक्त अगर प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट कर रहे हैं, तो लोगों का ये ख्याल होता है कि सेंट्रल बैंक मनी का कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद वो 2 टूल यूज़ कर रहा होता है। ये 2 टूल है, एक तो रिजर्व रेशो है, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि 100% रिजर्व पे आप जाएँ, रिजर्व रेशो आप बढ़ाएंगे, मनी की इशुएंस कम हो जाएगी। ये अभी 5% है, अगर ये 25% कर देंगे तो फिर बैंकों को 25% रखना पड़ेगा स्टेट बैंक के पास। अगर 50% कर देंगे तो हम तो 100% की से बात कर रहे हैं। दूसरा टूल जो यूज़ कर रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि पिछले 50 सालों में, जब आपसे बता रहा हूँ कि
यूरोप अमेरिका के अंदर जो है वो मनी सप्लाई तो बढ़ी है, ठीक है। पाकिस्तान में तो हमने, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में पिछले 50 साल में हमने मनी सप्लाई 1000 गुना बढ़ाई है। और वो आपकी रिपोर्ट के अंदर हाँ, और 9 टाइम जो है वो सिर्फ रियल प्रोडक्शन बढ़ी। तो इफेक्टिवली आप कह रहे हैं कि मैंने 100 गुना से इन्फ्लेशन बढ़ा दिया तकरीबन, अगर रियल एस्टेट को भी मिला लें। तो दुनिया भर में देखें जो एडवांस कंट्रीज़ हैं ना वो ज़रा सेकंड लेवल पे जा चुके हैं। सेकंड लेवल का मतलब ये है कि उनके लिए खाने पीने की जो CPI की चीज़ें हैं ना, वो फिर भी उनके कंट्रोल के अंदर है। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा मसला उनकी रियल एस्टेट है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही हैं और उनके फाइनेंशियल एसेट हैं जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप, मैं आपको बिल्कुल, यानी अगर अमेरिका और यूरोप में आप इस वक्त रियल एस्टेट पूछें, तो अगर पाकिस्तान में देखो खुशबंदी है कि हमारे मकान ज़्यादातर डेट के बगैर है, उनका हर मकान डेट के साथ होता है। तो अभी अमेरिका ने 1% से 4-5% पे गए हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लेकिन क्योंकि मॉर्गेजेस इतने लिंक्ड हैं कि हर मकान की जो है वो कीमतें, जो उसकी मॉर्गेज की कीमतें बढ़ गई है, तो बड़ी तकलीफ है कंज्यूमर डेट के अंदर। तो उनका पैसा भी क्रिएट हो रहा है और वो पैसा डेफिनेटली जो है वो GDP ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो दो उनके बहुत बड़े मसाइल हो रहे हैं। शायद उनको खाने पीने का मसला में जो CPI का मसला नहीं हो रहा, लेकिन उनके मकान जो पहले उनके अपने थे वो सब कर्जे पर जा चुके हैं, और एक नया बंदा के जो सैलरी पे बंदा है वो अपना मकान बनाना, उसके लिए बहुत मुश्किल, इतने महंगे हो गए हैं मकान। अगर आप 1970 के मुकाबले में 2024 की पोजीशन देखेंगे तो शायद मेरे ख्याल है लंदन और इन जगहों की जो प्राइसेस हैं वो शायद 10 गुना बढ़ चुकी हों, मतलब प्राइसेस बढ़। और दूसरा उनका मसला है कि रियल एस्टेट फाइनेंशियल एसेट्स में जा रहे हैं पैसे, क्योंकि उनकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें जब उसमें पैसे जा रहे हैं तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली इनइक्वालिटी हो रही है। इस वक्त अमेरिका के अंदर 1980 में यानी जो 1% लोग, जो टॉप 1% थे, उनके पास तकरीबन 25% 30% के करीब जो है वेल्थ थी, और अब वो 50% को क्रॉस कर रही है। तो इनइक्वालिटी, जब आप इंटरेस्ट का जो पूरा पोर्शन है उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है आबादी के एक तबके से दूसरी की तरफ जा रहा होता है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो तो जो कर्ज देने वाले हैं वो फ़ायदे में होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में बुझाए, और जो करीब होते हैं उनकी हालत ख़राब होती है। और जब लो इंटरेस्ट रेट जो पिछले 30-40 साल में अमेरिका इंग्लैंड में रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको बड़ा सस्ता डेट मिला और डेट से उन्होंने खूब कमाया, मगर जो डिपॉजिटर्स थे उनको कुछ नहीं मिल पाया, तो वो अगेन वो इनइक्वालिटी की तरफ चले गए। अच्छा गानी, मैंने सलमान साहब का जो सवाल था, जिस तरह मैंने अंडरस्टैंड किया ना उससे, वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो बात आप मतलब कही जा रही है, या आपका भी ये नुक्ता नज़र है कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से हाई इन्फ्लेशन पैदा होता है, ठीक है ना। तो जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, वहाँ तो नहीं हुआ है, और अमेरिका में जो अगर 4-5% तक गया इन्फ्लेशन, तो वो कम हो चुका है। मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा CPI के अंदर आप रियल एस्टेट की प्राइस नहीं काउंट करते, ठीक है ना, क्योंकि उसको आप समझते हैं कि जी ये कैपिटल स्टॉक है। हालांकि एक आदमी जो घर में रह रहा है वो अगर अमेरिका में एवरेज सैलरी पूछेंगे तो वो 40% अपने मकान पे खर्च कर रहा होगा, ठीक है। अगर उसकी $3000 तनख्वाह है तो आराम से वो $1100-1200 जो है खर्च कर रहा होगा। अब हमारी देखिए कैलकुलेट करने का तरीका है, हम CPI में उस मकान को नहीं कैलकुलेट कर रहे। तो अगर आप मनी क्रिएट कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों एक सर्वे में पढ़ा था जिसमें 40% जो मनी क्रिएट हुई है, क्योंकि जिन लोगों का ये ख्याल होता है कि प्राइवेट बैंक जो है वो पैसे लेते हैं डिपॉजिटर्स से और उसको इंटरमीडिएट के तौर पे जमा करते हैं और बिजनेस को देते हैं। तो उस सर्वे जो उसमें पूरी डिटेल दी थी वेस्ट की, कि उसमें तकरीबन 40% जो पोर्शन जा रहा था वो जा रहा था रियल एस्टेट के। तो रियल एस्टेट की प्राइसेस इन्फ्लेट हो रही है, और वो आप देख सकते हैं कितनी 50 सालों में हुई है और कितना लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। तो एक तो बहुत बड़ा मसला है जो हर हाउस होल्ड के साथ मसला है, यानी उसमें तो आप समझें कि हर बंदे के साथ ये मसला है कि हर बंदे को एक मकान चाहिए। दूसरा, तो हमारा जो कैलकुलेशन का तरीका है CPI का, उसमें बहरहाल मकान को इंक्लूड होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप वो जो कंट्री है, यानी जो यूरोप कंट्री, वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुँच गए हैं, तो उनके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद खाना पीना इशू ना हो, लेकिन उनके लिए इनइक्वालिटी तो इशू है ना। अगर मकान के देखें, अगर आपके मकान की कीमत आपको $3000 मिले और आपको $1200 जो है वो आपके चले जाए मकान के किराए में, और बैंक सेंट्रल बैंक जो है वो रेट बढ़ाए और उससे आपकी किस्त बढ़ जाए, तो आपको तो बहुत तकलीफ हो रही है। यानी अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान के GDP के मुकाबले में मेरे ख्याल पर कैपिटल GDP उनका 100 टाइम ज़्यादा होगा, हमारा 1500 है, उनका शायद लाख होगा, मगर इतनी गुर्बत अभी भी वहाँ पे है। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो हाउसिंग है उसको आप CPI में शामिल कर लें, लेकिन एक बात तो है ना कि इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है, उसकी प्राइस जो है डेप्रिसिएट हुई है, परचेजिंग पावर तो ये तो अगर हम मतलब जो इन्फ्लेशन के लिए जो भी बास्केट बनाई हुई है मतलब CPI के लिए हमारे यहाँ पे, तो है ना, उसकी एक लिमिटेशन है, और यकीनन वो कभी भी एक भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट कैलकुलेशन हो रही होती है। हाउसिंग है तो फिर हम और बहुत सी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, इसमें कपड़े भी शामिल कर सकते हैं,
दूसरी ज़रूरियात शामिल कर सकते हैं। ये तो शामिल है ना, कोई इसमें एक और इसमें हम कर दूं कि जो हम CPI जिस तरह पाकिस्तान में कैलकुलेट होती है उसमें लिविंग कॉस्ट या जो रेंटल है वो भी शामिल ही होता है, उसका एक पोर्शन है। हाँ, लेकिन रेंटल कॉस्ट तो जो मकान की प्राइस है वो भी फ़र्क होती जा रही है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा इंजेक्ट तो हो रहा है, यानी पैसा अगर आप GDP UK की बताइए कि 2% से ग्रो की है पिछले 50 सालों में, और मनी सप्लाई का 10% से बढ़ रही है, तो वो 8% पैसा जा तो रहा है। ठीक है, अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा उनका रियल एस्टेट में जा रहा है। उनकी लंदन की आप प्रॉपर्टीज़ की कीमतें देखें और जगह कीमतें देखें, उनके फाइनेंशियल एसेट्स में जा रहा है। एक गरीब आदमी के लिए मकान ख़रीदना जो बड़ा इसेंशियल पार्ट है, मतलब आप देखें ना, खाने के साथ साथ जहाँ रहना है वो बहुत ज़रूरी है आदमी का, उसको वहाँ प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। और जो दूसरा है कि वो आपको इनक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, जब फाइनेंशियल एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं। लेकिन मानो मैं आपको ये कहूँ कि जो अभी अमेरिका के अंदर पिछले जो लोगों का ख्याल था कि हम लो इंटरेस्ट रेट ही रखेंगे, लेकिन 2021-22 के बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ये दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। यानी अगर आप लोगों से पूछे जाके कि आपके 5 बड़े मसले क्या हैं, तो ये यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन बताएंगे वो। इस वक्त अगर आप में से 2-3 साल पहले सवाल करते तो बिल्कुल आपकी बात थी, लेकिन भाई इन्फ्लेशन तो वो पोस्ट कोविड के ऊपर जो फिर मॉनेटरी स्टिमुलस मुल्कों ने दी है उसका एक बड़ा कलीदी किरदार है ना। अगर वो कोविड के बाद गवर्नमेंट मॉनेटरी एक्सपेंशन ना करती और जिस तरीके से M2 की ग्रोथ हुई है, वो ज़ाहिर गवर्नमेंट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड यही किया है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ओपन कर दिया है उसको। मॉनेटरी जो एक तरह से बहुत रिलैक्सेशन हुई है, जिसके नतीजे में फिर इन्फ्लेशन हुई है। लेकिन ये ऐसा मेजर था जो एक जिसको रिवर्स भी किया जा सकता है। जब अब ज़ाहिर है उस तरफ ट्रेंड जा रहा है। देखिए, अगर हम CPI को छोड़ दें, हम सिर्फ वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई ना। असल तो ये इशू होता है, वो इन्फ्लेशन नाम दे दें, कुछ और दे दें, उसके जो भी जिस तरह उसे कैलकुलेट किया जाता है, जो चीज़ें उसमें शामिल करते हैं, उनको हम अलग रहने देते हैं अभी ना सिर्फ। तो इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज होती है। हाँ, देखिए, फ्रैक्शनल सिस्टम के अंदर अगर जाहिर है कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट जो दुनिया भर में लो रहे हैं, तो बैंकों के पास इंसेंटिव होता है कि वो ज़्यादा लोन इशू करे। तो ये तो बेसिक इकोनॉमिक का रूल है कि अगर टू मच कोई भी चीज़ होगी तो उसकी वैल्यू गिरेगी। अगर आपको GDP 4% से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान में आप मनी सप्लाई 20% से बढ़ा रहे हैं, तो 15-20% तो जो है वो डिमांड साइड की इन्फ्लेशन होनी ही होनी है। उसके बाद फिर जाहिर है कि आप क्योंकि इम्पोर्ट बेस हैं तो आपको इम्पोर्ट वाला भी इम्पैक्ट आ जाता है। तो पाकिस्तान को तो पिछले महीने सारा देखने इन्फ्लेशन आप 20-25% है। तो मेरा इसमें व्यू ये है कि जो मेरा क्या है कि ये जो फ्रैक्शनल सिस्टम है, क्योंकि आप मनी स्टॉक को मुस्तकिल वॉलेटाइल है ना, जब आप मुस्तकिल वॉलेटाइल है और वो उस पर चल रहा है लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर कि जब अच्छे हालात हो तो उन्हें तो यानी मनी कोई जो कंट्री है, कोई छोटा सा कंट्री तो होता है, एक हर तो नहीं है ना। आप पूरे इतने बड़े जहाज़ को आप इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट आए जैसे